नमस्कार, खास खबर .com में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सैयद हबीब। आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है वरिष्ठ पत्रकार संजय शर्मा जी। पिछले दिनों मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने राजस्थान में 19 नए जिले घोषित कर सबको चौंका दिया है। निश्चित रूप से ये एक पॉलिटिकल फैसला है, लेकिन क्या राजस्थान में इतने जिलों की जरूरत थी या नहीं, इस पर हम जवाब जानना चाहेंगे वरिष्ठ पत्रकार श्री संजय शर्मा जी से। नमस्कार, धन्यवाद। सही सब मुझे लगता है कि जो फैसला तो राजनीतिक ही होता है, जब और सारे मुद्दों और सारे पक्षों को देखा जाता है तो फैसला एक मत इसके बारे में ये जाता है कि इस फैसले की बहुत ज़्यादा आर्थिक कॉस्ट हो सकती है। लेकिन एक दूसरा मत ये भी होता है कि जो एक किसी ज़िले के कुछ ऐसे हिस्से होते हैं जो अपने आप में अपनी जगह पहचान बना चुके होते हैं। जैसे कि आप अगर कोटपुतली देखें तो कोटपुतली की एक अपनी पहचान है, और वो पहचान उनके नंबर्स के अलावा इस बात से भी होती है कि किसी शहर में एक कोई सांस्कृतिक रंग भी होता है जी। आप कोटपुतली का व्यक्ति जयपुर से इतना अपने आप को आइडेंटिफाई नहीं करेगा जितना वो हो सकता है अलवर से करे, या अलवर से भी एक अलग पहचान। तो वैसे भी आप देखेंगे कि जो समाज है वो पहचानों के आधार पर अपने आप को संगठित करते हैं। तो इस हालत में मुझे लगता है भावनात्मक रूप से, राजनीतिक रूप से ये काफ़ी स्मार्ट मूव है सरकार ने जो इतने सारे ज़िले जो अनाउंस किए हैं। दूसरी बात ये भी है कि इतने सारे ज़िले बनने के बाद जो एक कॉस्ट किसी सारे ऑफिसेज बनेंगे, सबकी कॉस्ट की बात आती है, वो एक तरह से एक इन्वेस्टमेंट भी आप देखते हैं कि सोशल सेक्टर जो सरकार की तरफ से जो खर्चा होता है उस खर्चे को चेज़ करते करते प्राइवेट सेक्टर भी वहाँ कुछ काम करने पहुँचता है, और उस निर्माण की गतिविधि से वहाँ पे एक विकास के लिए नए रास्ते खुलते हैं, ज़्यादा इन्वेस्टमेंट होता है, जॉब्स क्रिएट होते हैं। तो मुझे तो लगता है कि जब जब राज्यों को छोटा किया गया, जैसे आप देखिए कि उत्तराखंड और जो सबसे नए राज्य जुड़े हैं, उत्तराखंड और झारखंड है, छत्तीसगढ़ है, इनके जुड़ने के बाद अगर आप देखेंगे तो विकास तेज़ी हुआ है उनमें, क्योंकि उस क्षेत्र के लोग अपनी विशिष्ट पहचान, विशिष्ट परिस्थितियों के हिसाब से अपनी नीति बना सकते हैं। तो मुझे लगता है कि इसका शायद फ़ायदा लंबे समय में होगा, लेकिन ये है कि अभी तो सरकार की घोषणा है वो ज़िला मुख्यालय बनना और मेडिकल कॉलेज बनना और मेडिकल हॉस्पिटल्स बनना, ये सब प्रक्रिया लंबा समय लेती है। लेकिन फ़ैसला लगता है कि काफ़ी ज़रूरत का था। एक और बात है कि जो प्रशासन है उतना जनता से संबंध बनाने के लिए प्रशासन बहुत नज़दीक होना चाहिए। एक तो उनकी सुनने के लिए कि आप बिल्कुल जो आपका अधिकारी जिसको फैसला लेना है वो लोगों की शिकायतों सुनने के लिए उनके पास में हो। दूसरा ये भी होता है कि जो प्रशासन है वो लोगों के पास डिलीवरी ऑफ सर्विसेज के लिए वैसे भी पास होना चाहिए। तो राजस्थान की तो भौगोलिक स्थिति इतनी बड़ी है, वो अपने आप में एक देश है, सबसे बड़ा प्रदेश है देश का, और वहाँ अभी तक इतने से ज़िले से काम चला रहे थे। इसका कारण ये भी हो सकता है कि हमारी जो पॉपुलेशन डेंसिटी है वो कम है, तो कॉस्ट ज़्यादा पड़ती है। लेकिन लगता है ये फैसला काफ़ी, कई तरह से देखें तो काफ़ी मजबूत फैसला है। जी सर, ये आपका जवाब काफ़ी अच्छा है और आपने काफ़ी अच्छी तरह से समझाया। मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि जो मुख्यमंत्री का पूरी तरह इसको पॉलिटिकल मास्टर स्ट्रोक माना जा रहा है, और ये सच भी है कि बीजेपी इस फैसले के सामने कोई ठोस जवाब पेश नहीं कर पाई है अभी तक। हाँ, कुछ जगह जहाँ जिले नहीं बन पाए, कुछ लोगों ने विरोध किया है, उसको लेके बीजेपी ने जवाब दिए हैं, लेकिन इस मास्टर स्ट्रोक के सामने पॉलिटिकली बीजेपी कहीं ना कहीं कमज़ोर दिख रही है। इसके बारे में आप क्या सोचते हैं सर? नहीं, जैसे कि देखिए मैंने आपको बताया है कि जो चुनाव में जो सबसे ज़्यादा काम आती है वो भावना काम आती है, और भावना कहाँ से आती है? पहचान से। तो जैसे मैंने उदाहरण दिया, जैसे मुझे डीग के बारे में पता है। डीग भरतपुर, कभी भरतपुर जो राज्य हुआ करता था राजशाही में, उस समय उसकी कैपिटल थी, उसकी एक अपनी पहचान है, वो किसी के सामने गौण नहीं हो सकती। ऐसे ही कोटपुतली का है, ऐसे ही आप जगह जगह सलूम्बर है, इन सब जगहों की एक अपनी विशिष्ट पहचान है, वहाँ की जनसंख्या का एक स्वरूप है। उस सबको देखते हुए अगर हम कहें तो जब पहचान को हमने समर्थन दे दिया प्रशासनिक तरीके से, तो निश्चित तौर पे अगर आपके पास संगठन अच्छा है तो आप उसका भावनात्मक और वोट को कन्वर्ट करने में फ़ायदा उठा सकते हैं। बीजेपी के लिए यही मुश्किल है कि क्या वो इन ज़िलों का विरोध करे, कैसे करे? विरोध करेगी तो वही जो पहचान है लोगों की जी, वो पहचान के खिलाफ जाने लग जाएगी, साथ नहीं हो पाएंगे जी। तो सर, बीजेपी के पास आखिर हमेशा पॉलिटिकल जो व्यूज़ होते हैं उसमें एंटी चलती दोनों पार्टियां,
तो कभी बीजेपी जिलों के पक्ष में आके भी कांग्रेस को पलटवार कर सकती है। क्या इस तरह का संभव है कि बीजेपी लोगों की भावनाओं के साथ जुड़ के और जिलों के लिए क्या सुविधा है, क्या इसको लेकर आंदोलन करके कांग्रेस की काट कर सकती है? बिल्कुल, आपने, मुझे लगता है कि ज़िलों के मामले में अगर बीजेपी ज़्यादा उलझेगी तो बीजेपी को नुकसान हो सकता है, चाहे वो उल्टा करे। देखिए, ऐसा होता है कि जो मार्केटिंग स्टडीज़ हैं वो ये बताती हैं कि आपको प्रमोटर, डिट्रैक्टर और पैसिव लोगों के बीच चॉइस करनी पड़ती है। तो कई बार जब आप विरोध करते हो तो वो उल्टा आपके खिलाफ पड़ जाता है, क्योंकि दूसरी जो प्रमोटर है, इस बात के पक्षधर लोग हैं, वो ज़्यादा ताकतवर हैं। मुझे लगता है कि ज़िले के मामले में बीजेपी बहुत आगे नहीं बढ़ पाएगी। अगर बढ़ने की कोशिश करेगी तो उनकी शायद रणनीति की गलती होगी। वो उम्मीद करेगी कि सरकार की और फेलियर्स को वो लेके सामने आ पाए। अब जैसे मान लो बीजेपी या हर जगह सवाल उठता रहता है कि राजस्थान में क्राइम की स्थिति अच्छी नहीं है। आंकड़े क्या बोलते हैं, बीपीआरएनडी के आंकड़े क्या बोलते हैं, वो अलग सवाल है। लेकिन एक इम्प्रेशन जो बन रहा है, उस इम्प्रेशन से समझ, अब आप कहें कि तुरंत जवाब दे पाएगी कांग्रेस या सरकार की भाई हमने तो ज़िले बनाए इसलिए हैं कि थाना आपके नज़दीक पहुंच जाए, एसपी आपके नज़दीक पहुंच जाए और गांव-गांव के नज़दीक हो तो हम क्राइम रोकने का एक तरीका यही माना जाता है कि पुलिस की प्रेजेंस पर 1000 पर लाख पीपल एक खास रेशो में होनी चाहिए। उससे माना जाता है कि क्राइम को कंट्रोल किया जा सकता है। व्यवस्था एक अलग सवाल है कि व्यवस्था कितनी सुदृढ़ है, लेकिन प्रेजेंस भी तो होनी चाहिए। तो सर, ये बात तो बिल्कुल सही है कि क्राइम कंट्रोल के लिए जिलों के बनने से काफ़ी फ़र्क पड़ेगा और अपराध पे कमी आ पाएगी, ऐसा लोग मानते भी हैं। लेकिन क्या मूलभूत सुविधाएं लोगों को जो चाहिए, बिजली, पानी, सड़क, ट्रेवल, परिवहन वगैरह, तो ये सरकार किस तरह इन जिलों तक बहुत ही सुगमता से पहुंचा पाएगी? क्योंकि अभी बड़े शहरों में भी जो सिटी ट्रांसपोर्ट की स्थिति वो बहुत अच्छी नहीं है। इसको आप अगर दूसरी तरह से देखें सही साहब, तो हम इसको विकेंद्रीकरण की तरह से देखने की कोशिश करते हैं। ये है कि जो बड़े बड़े शहर हैं, जयपुर है, उदयपुर है, कोटा है, जोधपुर है, बीकानेर है, ये सब बड़े शहरों के ऊपर बहुत ज़्यादा जनसंख्या का प्रेशर है। और वो क्यों प्रेशर होता है? आम तौर पे मेरा मानना है 2 वजह से बहुत बड़ा प्रेशर है। एक शिक्षा की वजह से, एक स्वास्थ्य की वजह से, और तीसरा बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़ के लिए। जब डिस्ट्रिक्ट बनती है तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि सरकार की तरफ से जो सोशल सेक्टर का इन्वेस्टमेंट होता है वो प्राइवेट कैपिटल को खींच के लाता है। इसका मतलब है कि कुछ रोज़गार के अवसर वहाँ भी बनेंगे। जैसे कि जब इतना सारा कंस्ट्रक्शन होगा तो वहाँ पे आपको मजदूरों की ज़रूरत पड़ेगी, आपको इंजीनियर्स की ज़रूरत पड़ेगी ना, आपको उस इंफ्रास्ट्रक्चर को क्रिएट करने के लिए तरह तरह के लोगों की ज़रूरत पड़ेगी। प्राइवेट सेक्टर वहाँ अपने इस विकास के हिसाब से आगे सोचेगा, बिल्डर्स पहुँचेंगे कि अब जो ग्रामीण पॉपुलेशन है वो इस कस्बे की तरफ या शहर की तरफ आएगी जो अब नया डिस्ट्रिक्ट सेंटर बन रहा है। तो एक तरह से तो इंटरनल मूवमेंट हुआ। दूसरा, जो बड़े शहरों का, मेगा सिटीज़ हैं, उनका मूवमेंट जो रोका, वो विकास की धारा को आगे बढ़ाने की ही काम आता रहा है, जैसा कि अभी तक देखा, ये बात अलग है। लेकिन अगर आप ये कहें कि इंफ्रास्ट्रक्चर आज ही मिल जाएगा तो मुझे लगता नहीं है। वैसे भी जब भी कोई प्लानिंग होती है तो डिस्ट्रिक्ट यूनिट सबसे इम्पॉर्टेंट होती है देश में। कि किसी प्लान को जब देखा जाता है तो प्लानिंग का जो नीति आयोग है वो अपनी रणनीति में किसी डिस्ट्रिक्ट को देखता है कि उस डिस्ट्रिक्ट की स्थिति क्या है, और सारे प्लान इसके हिसाब से बनते हैं। तो अब जैसे आप सोचिए कि डिस्ट्रिक्ट्स में अब लोकल ट्रांसपोर्ट की सुविधाएं शुरू करना, पूरा नया शहरीकरण होगा, उस नए शहरीकरण के अपने फ़ायदे हैं। ऐसा माना जा रहा है कि शहरीकरण से विकास तेज होता है। हालांकि वो एनवायरनमेंट, क्लाइमेट के लिए अच्छा नहीं माना जाता, लेकिन विकास के तेज होने की बात तो प्रधानमंत्री जी भी कहते हैं। जो उनको सिटीज़ का, स्मार्ट सिटीज़ का प्लान था वो भी इसी तरह का था। सर, मेरा अगला सवाल यही था, आपने उस सब्जेक्ट को टच कर लिया। ग्लोबल वार्मिंग और शहरीकरण, ये भी दुनिया के अंदर बड़े मुद्दे हैं। उसकी वजह से सीधा असर मानव जीवन पे पड़ रहा है। तो हमारे जो ये नए ज़िले बने हैं, जहाँ जिला मुख्यालय बनना है, तो क्या सरकारों को इको डेवलपमेंट की तरफ नहीं बढ़ना चाहिए ताकि वहाँ ग्रामीण परिवेश भी रहे और शहरीकरण भी और लोगों को रोजगार भी मुहैया हो सके? जी बिल्कुल, ये बिल्कुल सही सवाल है। देखिए, शहरीकरण आर्थिक विकास में देखा गया है, खासतौर से अगर हम चाइना का एग्जाम्पल लें तो हमें पता लगेगा कि शहरीकरण विकास को तेज़ करने के लिए एक बहुत अच्छा साधन है। लेकिन शहरीकरण ही बहुत बड़ा थ्रेट है क्लाइमेट चेंज के लिए, क्योंकि शहरीकरण में जो कंजम्पशन है वो बहुत ज़्यादा होता है। तो एक और रणनीति हो सकती है, और हो सकती थी और होनी चाहिए, कि आपको ग्रामीण स्तर का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको सुदृढ़ करें।
आपको शिक्षा के लिए, स्वास्थ्य के लिए लोगों को आना जाना पड़ता है, रोज़गार के अवसर। अब क्योंकि खेती क्राइसिस में है, तो खेती जब तक ठीक नहीं होगी तो आप तो खेती से संबंधित जो उद्योग हैं वो गांव तक पहुँचें। अगर ये इंटरनेट की सुविधाएं इतनी अच्छी होनी चाहिए कि जितना संभव हो लोग बैठे बैठे काम कर पाएँ, सरकार आपके द्वार पहुँचे। मतलब एक प्लान चल रहा है जो शायद ब्लॉकचेन वगैरह के बाद संभव भी हो पाएगा कि सरकार की सारी, असल में कोई व्यवस्था ऐसी होनी चाहिए कि लोग जो भी सरकार की सुविधाएं वो उसके घर पे गारंटी देने का सरकार का कानून होना चाहिए। घर पे, किसी ऑफिस में नहीं जाएगा वो। इससे क्या हुआ, उसने ट्रैवल नहीं किया तो उसने बहुत सारे लोगों ने ट्रैवल नहीं किया तो क्या हुआ, वो मतलब जो पोल्यूशन हो सकता था वो बच गया, वो फिजूल का इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट बच गया। तो उसकी कुछ ऑनलाइन डिलीवरी के तरीका घर तक पहुंचाने की व्यवस्था सरकारों के पास होगी तो हम क्लाइमेट चेंज पे जो इम्पैक्ट है, कार्बन फुटप्रिंट है, उसके मामले में थोड़ी सुरक्षा पैदा कर सकते हैं। तो मेरा ये मानना है कि इको ग्रीन डेवलपमेंट के लिए हम जो नए ज़िले बनने जा रहे हैं, कहीं कुछ इस तरह 2 ज़िले ही ऐसे बनाएं जहाँ हॉस्पिटल बिल्कुल ग्रीन हो, पेड़ों की छाँव में हो, या व्हीकल सारे इलेक्ट्रिक व्हीकल हो, पॉल्यूशन रहित सारे व्हीकल हो। इस तरह की योजना बनानी चाहिए ताकि हम ग्लोबल वार्मिंग जैसे दुष्प्रभाव से भी बच सकें। बिल्कुल, एक ये भी है और कि आपको जो डेवलपमेंट मॉडल है उसमें अब तो इसमें कोई संदेह ही नहीं है कि आप जब भी जो नया शहर, नया विकास करें उसमें इस बात का ध्यान रखें कि पानी का कंजम्पशन सीमित रहे, है ना, और ऐसी व्यवस्थाएं बनाएं कि लोगों को चल फिर के, साइकिल पे चढ़ के वो अपने काम कर लें जिससे प्रदूषण ना हो जी। आप इंटरनेट की सुविधाएं इतनी अच्छी दें कि सारे काम बैठे बैठे हो जाएं। इससे आप प्रदूषण की कुछ स्थिति को रोक सकते हो। औद्योगिकरण भी जो उस इलाके का हो उसमें भी बड़े ऊंचे मापदंड होने चाहिए जिसकी वहाँ प्रदूषण को सीमित किया जा सके। और जो बायोडाइवर्सिटी है, एक सवाल जो बायोडाइवर्सिटी एक इशू होता है कि मतलब किसी स्थान की परंपरागत पेड़ पौधे जीव जंतु जो हैं उससे छेड़छाड़ कम से कम हो, क्योंकि वो प्रकृति के एक ऐसे सहायक हैं, साइलेंट हैं। हमने गलती से, मानव जाति ने पूरी प्रकृति को इस तरह से कब्जा कर लिया कि वो हमने उनके महत्व को नहीं समझा। आज हमें इसका खामियाजा भुगतना पड़ रहा है। कोविड भी कुछ मत ऐसा ही था कि कोविड भी एक वही खामियाजा हमने भुगता है। सर, शहरीकरण का सबसे ज़्यादा नुकसान पेड़ पौधों को तो हुआ ही है, लेकिन वाटर बॉडीज़ को भी बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है। तो जहाँ विकास होना है ज़िले के तौर पर, वहाँ वाटर बॉडीज़ को कैसे बचाया जा सकेगा और कैसे सरकार को इसके लिए प्लान करना चाहिए? नहीं, बिल्कुल आप सही साहब, आपका बिल्कुल सुझाव सही है। मुझे लगता है सरकार ये समझे, वो पानी को सुरक्षित करे, वहाँ की वायु को साफ रखे, साफ़ सफाई के बारे में एक नई चेतना आई है देश में, कोई शंका नहीं है। प्रधानमंत्री जी ने जिस तरह से इनिशिएटिव लिया है और उसको सब डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, पंचायत लेवल पर लोगों ने कोशिश करना शुरू किया है, एक नई संस्कृति पैदा हुई है। एक हम जो पीने के पानी का घर तक पहुँचाने का जो जल मिशन है, जल शक्ति मिशन है, उसके थ्रू जो घर तक पहुँचाने की कोशिश कर रहे हैं, उससे भी हमें एनवायरनमेंट एंड क्लीनलीनेस मिलेगी। और हम एक जो शौचालय के बारे में जो हमारा प्रयास है, उससे भी हमें एक अच्छा, कम से कम स्वस्थ माहौल मिलने की स्थिति बनेगी। तो पानी, इन सबको मिलके ही पानी को हम, और दूसरा वाटर ट्रीटमेंट के इलाज होने चाहिए। आपने देखा होगा कि सिंगापुर के जो प्राइम मिनिस्टर थे, उन्होंने जो गटर वाला पानी है उसको साफ़ होने के बाद पी के दिखाया पब्लिकली। तो इसका मतलब है कि वो किस लेवल तक उस पानी को साफ़ किया। तो हमें रिसाइकलिंग और वाटर वगैरह के बारे में भी ठोस काम करने पड़े। तो सर, ये आज वर्ल्ड वाटर डे भी है, तो हमारी पानी पे चर्चा ठीक रही। तो मैं इस कुछ फिगर बताना चाहता हूँ। आज ही मैं पढ़ रहा था कि 2 अरब लोगों तक अभी शुद्ध पानी नहीं पहुँच रहा है दुनिया के अंदर। राजस्थान में 19 ज़िले ऐसे हैं जहाँ पे फ्लोराइड वाला पानी पहुँच रहा है। अभी एक विधायक ने विधानसभा में मुद्दा उठाया था। तो पानी की शुद्धता के लिए क्या सरकार को प्रयास करने चाहिए, जो जब ये इतने सारे ज़िले बना रहे हैं, ये कर रहे हैं? नहीं, देखिए, पानी की शुद्धता की जो प्रायोरिटी है बहुत साल से है, और मुझे लगता है हम लोगों के जो भी राज्यों के या केंद्र के प्रयास हैं हो रहे हैं, लेकिन वो इतनी तेज़ नहीं है। लेकिन अब जो हमें लगता है कि इसके बारे में जो सरकारें कम से कम जो चर्चा कर रही हैं, चर्चाएं हमेशा होती हैं लेकिन वो ग्राउंड पे उतरती हैं, उसी से पता लगता है, चर्चाएं कर रही हैं, उसके हालात में हमें पानी की सफाई हमारी बहुत बड़ी प्रायोरिटी है। लेकिन आप सोचिए कि जो बॉटल्ड वाटर है, जो बोतलबंद पानी है, उसका कितना बड़ा बाजार देश में फैल गया और लोगों का जीवन कॉस्टली हो रहा है, क्योंकि उनको जो म्युनिसिपल या पंचायत का पानी मिलना चाहिए सस्ती दर पे, वो नहीं मिल रहा। अपने आप ही
कुछ इंडस्ट्री ग्रो करी है, लेकिन हमें उस इंडस्ट्री की ग्रोथ का मतलब ये नहीं है कि हमारा आम आदमी उसकी जेब से छिन जाए। वो उसका राइट था। पानी तो जीवन जीने की मुख्य शर्तों में से एक शर्त है, वो तो उसका राइट था। मुझे लगता है कि हेल्थ, हमारे राइट टू हेल्थ बिल में भी इन सब बातों की चर्चा होनी चाहिए थी कि पानी साफ मिले, वायु साफ मिले। इसके बारे में ये इंश्योर करने की जिम्मेदारी किसी एजेंसी की होनी चाहिए थी। सर, हम पॉलिटिकल चर्चा पे वापस आते हैं। कांग्रेस को इन जिले बनाने से पॉलिटिकल क्या फ़ायदा, कितनी सीटों पे फ़ायदा होने वाला, कुछ आप स्पेसिफिक बता सकें? स्पेसिफिक अनुमान लगाना तो मुश्किल है, लेकिन मैंने कहा कि ज़िला बनाना, राज्य बनाना निश्चित तौर पे भावनात्मक मुद्दा होता है, और राजनीति में भावनाएं बहुत काम आती हैं। देखिए, आपकी जब से कभी अलग अलग समय पे अगर हम देखें तो कोई ना कोई भावना की वजह से जो सरकार सत्ता में आई है उसे फ़ायदा मिला है। जब भी इंडिया पाकिस्तान का टेंशन बनता है तो जो सत्ता में होता है उसको फ़ायदा हुआ। मिसेस गांधी को हुआ, बालाकोट वाली घटना के बाद मोदी जी को हुआ। तो जब भावनाएं जगती हैं तो वोटर बहुत तुरंत उस टाइम फैसला करता है, चाहे उसकी पहले कोई शिकायतें नहीं हो। आज की स्थिति में ज़िला, लेकिन ये डिपेंड करता है कि कांग्रेस का संगठन इस मैसेज को किस तरह से, कहाँ, किस घर घर तक कैसे ले जा पाता है। तो कांग्रेस के संगठन के बारे में आप निश्चित तौर पे ये कह सकते हैं, कांग्रेस का संगठन में वो इतना ऑर्गेनाइज शायद नहीं नज़र आता और मोटिवेटेड नहीं नज़र आता जितना भारतीय जनता पार्टी का संगठन है, जिसके पीछे आरएसएस की बैकिंग है। अब अगर इसका कोई तोड़ ढूंढेंगे तो वो निश्चित तौर पर इसका फ़ायदा उठा पाएंगे। सर, इसका सबसे बड़ा मुद्दा जो अभी सामने आ रहा है, इतने सारे जिले बनाने से राज्य पे आर्थिक बोझ पड़ने वाला है, और आर्थिक बोझ को सरकार कैसे निपट पाएगी, या आने वाली सरकार या यही सरकार कैसे उसको आगे बढ़ा पाएगी? देखिए, जो मैंने पहले भी आपसे जो शुरुआत में कहा, ऐसा होता है कि ये एक तरह का इन्वेस्टमेंट है, और जब इतना सारा कंस्ट्रक्शन होगा, नया इंफ्रास्ट्रक्चर बनेगा, तो उसमें कुछ प्राइवेट पार्टिसिपेशन होगा, कुछ उस जगह का विकास तेज होगा। विकास की गति अपने आप ही जो आपकी जेब से पैसा गया है वो टैक्स के रूप में लौटा के ले आती है आपके पास, और आप या तो लोन के माध्यम से या टैक्स की जो कर संग्रह है, कर संग्रह के मामले में तो फिर से आपको हमेशा ये देखना पड़ेगा कि विकास की तेज़ दर उसी रेट पे कर संग्रह को बढ़ा देती है। तो अगर हम ऐसा हो पाता है, इसकी साइकिल छोटी होती है, इंफ्रास्ट्रक्चर में जनरली जेस्टेशन पीरियड लंबा होता है, तो अगर वो जेस्टेशन पीरियड हम कम कर दें और तुरंत इन चीज़ों को लाके और इसको इफेक्टिव कर दें, तो यही चीज़ें विकास में सहायक होंगी। एक मेडिकल कॉलेज जब किसी कस्बे में, शहर में बनता है, तो आप सोचिए वो कितनी बड़ी इकॉनमी क्रिएट करता है। 300-400 करोड़ तो उसमें वैसे लगते हैं। फिर इतनी सारी दुकानें, फिर इतनी सारी मेडिकल फैसिलिटीज़, फिर इतनी सारी चीज़ें पैदा होती हैं, पैसे की साइकिल मूव होती है, पैसे की साइकिल बढ़ती है, तो वो पैसा क्रिएट करती है। अभी तक के लिए बस इतना ही। आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे मोबाइल ऐप को डाउनलोड करें, और खबरों को विस्तार से जानने के लिए हमारी वेबसाइट www.khasखबर.com को लॉगिन करें। धन्यवाद।